हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत और आज हम डिस्कस करेंगे सेल थर्मोडायनेमिक्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इधर फ्रिक्वेंट ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, चाहे कोई भी पेपर हो। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखेंगे इसमें क्या क्या, इसमें जो टर्म्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टर्म्स इसमें जो है फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाला है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें। सबसे पहले बता दूं, टोटल 7 टर्म्स मैंने देखा है जो सेल थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल 7 टर्म्स हैं, 7 टर्म्स। इसमें जो पहला टर्म है दैट इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ईएमएफ। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ईएमएफ। ऑब्वियस है, सेल थर्मोडायनेमिक्स है तो कोई भी टर्म जो होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ से रिलेटेड ही होगा। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ईएमएफ, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट एट कांस्टेंट प्रेशर पी। उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल रिप्रेजेंटेड बाय डेल जी सेल। तीसरी बात जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इंट्रॉपी चेंज। इंट्रॉपी चेंज इन सेल, याद रखेंगे इन सेल, दैट इज इक्वल टू डेल एस सेल। फोर्थ जो हम लोग याद रखेंगे दैट इज इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फॉर सेल। फॉर सेल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेल एस सेल से रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों इसको हम लोग। फिफ्थ जो है हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज वर्क डन बाय द सेल। इससे तो बोर्ड में भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं बच्चों, वर्क डन बाय द सेल। दिस इज डब्ल्यू सेल। इसके बाद हम पढ़ लेंगे मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल। मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल, दैट इज डब्ल्यू मैक्स। और लास्ट हो जाता है बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल, दैट इज के इक्विलिब्रियम। और तुम लोगों को पता है के इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने डिस्कस कर भी रखा था। तो कोई भी रिएक्शन जो होगा अगर सॉल्यूशन फेज में होगा तो इसके लिए हम लोग के सी, के इक्विलिब्रियम की जगह पे हम लोग के सी डिफाइन कर देंगे। गैसियस रहा तो के पी डिफाइन कर देंगे और गैसियस और सॉल्यूशन दोनों रहे तो के पी सी डिफाइन हो जाएगा। तो के सी, के पी और के पी सी, इस तीनों टर्म्स में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन मैं पहले भी कर चुका हूँ। लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करें टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ईएमएफ, ये क्या हो जाता है? तो ये क्या हो जाता है, दिस इज, मैंने इसके बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बट यहाँ पे मैं एक जगह पे सारी बातों को मैं लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को याद रखने में सुविधा हो। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ विथ टेम्परेचर, ये याद रखेंगे। टेम्परेचर के बदलने के साथ साथ ईएमएफ में किस तरह का बदलाव होता है और उसका क्या रेट होगा, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ ईएमएफ एट कांस्टेंट प्रेशर पी। ठीक है, और इसको लोग रिप्रेजेंट कैसे कर देते हैं, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो जाता है बच्चों एट कांस्टेंट प्रेशर पी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी सी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ई बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, टी सी पी इज इक्वल टू डी ई बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी। और
चूँकि देखो टेम्परेचर कॉफिशिएंट तो किसी का भी निकाल सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड का भी निकाल सकते हैं और सेल का भी निकाल सकते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रोड का निकालना है तो भाई ये फॉर्मूला चल जाएगा, लेकिन सेल का निकालना है तो बस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ई सेल निकालना पड़ेगा। यानी कि सिंगल इलेक्ट्रोड या हाफ सेल का निकालना है तो उस हाफ सेल का या इलेक्ट्रोड का ईएमएफ यहाँ पे लिखना होगा। वही अगर सेल का निकालना हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज़ टेम्परेचर कॉफिशिएंट एट कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल्स टू कुछ नहीं, डी ई सेल का इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई भी कैलकुलेशन अगर सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए करना हो तो उस सिंगल इलेक्ट्रोड का ईएमएफ लिखा जाता है, और जब भी किसी सेल का करना हो या किसी सेल रिएक्शन का करना हो तो उसके लिए हम लोग ई सेल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे, जब भी सिंगल इलेक्ट्रोड के ऊपर काम करना होता है तो सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल या ईएमएफ, और अगर कंप्लीट सेल का इस्तेमाल करना होता है, कंप्लीट सेल के लिए कैलकुलेशन करना होता है तो कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज ई सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है गिब्स फ्री एनर्जी। सेकंड हो जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ सेल। जब मैंने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ाया था बच्चों तो इसको मैंने एक्सप्रेस किया था, तो फिर से मैं लिख देता हूँ उसको, डेल जी सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, और यहाँ पे वही चीज़ लग जाएगा, अगर सिंगल इलेक्ट्रोड का निकालना है तो डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, यानी कि सेल का निकालना है तो सेल का अगर डेल जी निकालना है तो अपन इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का लगाएंगे, और सिंगल इलेक्ट्रोड का निकालना है तो सिंगल के लिए काम करेंगे। और इसी को अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिख दिया जाए तो कैसे हो जाएगा, डेल जी नॉट सेल इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, तो ये सब बातों का डिस्कशन मैं पहले भी कर चुका हूँ। और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक का निकालना है तो हम लोग सिंपली कैसे लिख सकते हैं, डेल जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के ऊपर ही काम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सेल है नहीं, सिंगल हाफ सेल है, तो हाफ सेल है या फिर सिंगल इलेक्ट्रोड है तो अपन यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो तीसरी बात देख लेते हैं। तीसरी बात क्या हो जाती है, तीसरा हम लोग को पढ़ना है इंट्रॉपी चेंज इन सेल। तो इंट्रॉपी चेंज इन सेल क्या होगा देख लेते हैं। इंट्रॉपी चेंज इन सेल, तो इंट्रॉपी चेंज इन सेल को हम लोग देख लेते हैं, दैट इज डेल एस सेल एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस डी डेल्टा जी बाय डी टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी इंट्रॉपी चेंज इन सेल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, माइनस डी डेल्टा जी बाय डी टी का इस्तेमाल करेंगे। और डेल्टा जी का फॉर्मेट हम लोग जानते हैं ईएमएफ के टर्म में, अभी पीछे हम लोगों ने देखा, तो हम लोग डेल्टा जी को इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ लिख सकते हैं, माइनस डी, क्योंकि सेल का निकालना है तो लिख सकते हैं माइनस डी माइनस एन एफ ई सेल बाय क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, और माइनस एन एफ को बाहर निकाल दो, दैट कुड बी प्लस हो जाएगा एन एफ डी ई बाय डी ई सेल बाय डी टी। ऑब्वियस दिस इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से क्या, डेल एस सेल का एक और फॉर्मेट आ गया, दैट इज इक्वल्स टू एन एफ डी ई सेल बाय डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी, और दिस इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तो उसको इस तरह से लिख देते हैं, डेल एस सेल इज इक्वल टू एन एफ टेम्परेचर कॉफिशिएंट एट कांस्टेंट प्रेशर पी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में क्या हो, डायरेक्ट आपको टेम्परेचर कॉफिशिएंट दे ही दे। ठीक है, अगर डायरेक्ट टेम्परेचर कॉफिशिएंट दे देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल एस सेल इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, बस टेम्परेचर कॉफिशिएंट को फैराडेज कांस्टेंट और एन तो पता है आपको, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, तो उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई अब देख लेते हैं फोर्थ, दैट इज इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज फॉर अ सेल। तो इंथैल्पी चेंज किसी भी सेल रिएक्शन के लिए इंथैल्पी चेंज हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं देख लें। तो पहले हम लोग को देखना पड़ेगा फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एक रिलेशन है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और यहाँ से अपन डेल एच निकालें तो डेल एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल जी प्लस टी डेल एस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डेल जी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ हमको पता है और डेल एस का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ पता है। और अपने को सेल के लिए जब भी निकालना होगा तो अपन क्या करेंगे, किसी भी थर्मोडायनेमिक टर्म्स को हम लोग को ईएमएफ में लिखना होता है, बस और कुछ नहीं होता है। तो बस इसको ईएमएफ के टर्म में लिखेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, डेल एच इज इक्वल टू, डेल जी के लिए क्या लिख दूँ मैं, माइनस एन एफ ई प्लस टी, और डेल एस की जगह पे क्या लिख दूँ, एन एफ डी ई बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी, ये लिख सकता हूँ। अब देखें, डेल एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एफ को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ऐसे इसको सिंपली इस तरह से भी याद कर सकते हैं हम लोग, क्या, एन एफ टी डी ई बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी माइनस एन एफ ई। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया आपको जो याद रखना है। ठीक है, तो डेल एच इक्वल्स टू क्या हो गया, एन एफ टी डी ई बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी, एन एफ टी डी ई बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी, अब माइनस एन एफ ई। तो अगर सेल के लिए निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई ऑफ द सेल, और दिस इज डी ई बाई डी टी, दिस इज टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, डेल एच इज इक्वल्स टू एन एफ टी टेम्परेचर कॉफिशिएंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी माइनस एन एफ ई, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एन एफ को अगर हम लोग बाहर कॉमन करके निकाल लें तो क्या हो जाएगा, देखो, डेल एच इक्वल्स टू एन एफ हम लोग बाहर कर लें तो दिस कुड बी टी टेम्परेचर कॉफिशिएंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी माइनस ई, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट वेज टू राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए, हम लोग देख लिए इंथैल्पी को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सेल के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेल एच इक्वल्स टू एन एफ टी डी ई बाई टी टी माइनस एन एफ ई, या फिर एन एफ को हम लोग कॉमन लेकर बाहर निकालें तो टी टी सी पी माइनस ई। तो अगर डायरेक्ट आपको टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू दे दिया जाएगा तो आप यहाँ पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू रख करके, और ईएमएफ तो आपको नर्स्ट इक्वेशन से ही निकालना पड़ेगा, तो नर्स्ट इक्वेशन से आप सेल का ईएमएफ निकाल लें तो डेल एच को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला। उसके बाद हम लोग का क्या है, पाँचवा आता है वर्क डन ऑफ द सेल। तो वर्क डन ऑफ द सेल देख लें, तो पाँचवा है वर्क डन बाय द सेल। इससे तो काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड में ही पूछे जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो वर्क डन बाय द सेल क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस निगेटिव ऑफ डेल्टा जी। इसके बारे में डिस्कशन मैं कर चुका था लास्ट क्लास में, बस यहाँ पे एक जगह एक्यूमुलेट कर रहा हूँ इसको। तो अब डेल्टा जी का एक्सप्रेशन हम लोग को पता है, व्हाट इज दैट, दैट इज माइनस, तो ये हो गया, और डेल्टा जी दिस इज माइनस एन एफ ई सेल। तो यहाँ हो जाने एन एफ ई सेल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, डब्ल्यू सेल इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। तो जब भी किसी सेल का आपको वर्क डन निकालना हो तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, या फिर अगर डायरेक्ट डेल्टा जी का एक्सप्रेशन दे दिया गया हो आपको तो बस उसका नेगेटिव कर लें। यानी कि अगर माइनस 2 किलो कैलोरी पर मोल दिया गया है तो बस कुछ नहीं करना है, 2 किलो माइनस को आप प्लस कर दें तो प्लस 2 किलो कैलोरी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सिंपल, अगर डेल्टा जी दे दिया है तो बस साइन उल्टा कर दें, साइन को पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें। और वर्क डन सेल निकालना हो तो आपको ई सेल निकालना पड़ेगा। ई सेल आप कहाँ से निकाल सकते हैं, ई सेल या तो आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, या फिर नर्स्ट इक्वेशन से आपको इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नर्स्ट इक्वेशन से आप ई सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था ई सेल को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सिक्स्थ बातें हो जाती हैं मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल, मैक्सिमम वर्क डन क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू मैक्स जो होता है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी मैक्सिमम वर्क डन निकालना हो दैट इज डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ डेल्टा जी सेल नॉट। तो डेल्टा जी सेल नॉट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही कोई सेल जो होता है मैक्सिमम वर्क डन प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं माइनस माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा एन एफ ई नॉट सेल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है,
तो यहाँ से रिलेशन आपका आ गया डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट सेल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे जब भी आपको सिंपल वर्क डन निकालना हो एट एनी कंडीशन तो आप इस्तेमाल करेंगे डब्ल्यू सेल एन एफ ई सेल, ये आपको नर्स इक्वेशन निकल जाएगा। और आपको अगर डब्ल्यू मैक्सिमम निकालना हो, मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल, तो आपको ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल निकालने का तो बहुत ही आसान तरीका है। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर सकते हैं आप, है ना। तो इसको आप लोग बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो मैक्सिमम वर्क डन निकालना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि ई नॉट सेल निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। और वर्क डन बाय द सेल निकालने के लिए अगर ई सेल नहीं दिया गया है तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि नर्स इक्वेशन की मदद से पहले आपको ई सेल निकालना होगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ई सेल इन दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड डब्ल्यू सेल। ओके, चलिए आखिरी टर्म्स देख लें। आखिरी क्या है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ सेल। इससे भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए बच्चों, इवन बोर्ड में तो भी पूछे गए हैं। मैं तो बोल ही रहा हूँ जेईई मेन और एडवांस में तो पूछे ही जा रहे हैं, मेडिकल में पूछे ही जा रहे हैं। इवन बोर्ड में 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गए वर्क डन बाय द सेल, मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये 3 टर्म्स को काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम लोगों को पता है जब इक्विलिब्रियम पे कोई भी सेल पहुंचता है तो उसका डेल जी क्या हो जाता है, डेल जी सेल 0 हो जाता है, और इसके डेल एस डेल इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ सेल ई सेल भी क्या होती है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो 2 कंडीशन है जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी का कैलकुलेट करना होता है, तो हमको पता होना चाहिए एट इक्विलिब्रियम ऑफ द सेल क्या हो जाता है, डेल जी सेल 0 और ई सेल 0। तो अगर मुझे ई सेल पता है कि 0 हो चुका है, तो फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन अपने को पता है बच्चों, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन क्या कह सकते हैं, हम लोग को पता है नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू। अब ई सेल का मान कहाँ से निकालेंगे, ई सेल का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन, और जब इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तो जो Q है वो इसका वैल्यू हो जाता है K, तो log K। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0591 बाय एन log K। और यहाँ से log K कह सकते हैं क्या, दैट इज log K इज इक्वल टू, अपने को तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो log K इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, तो log K इक्विलिब्रियम इक्वल टू एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.0591, ये हो जाएगा एन ई नॉट सेल बाय 0.0591। और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितने पे निकाली गई, दिस इज कैलकुलेटेड एट 298 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने देखा बच्चों कितने टोटल 7 टर्म्स थे, और सातों के सातों टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे बच्चों, और हर टर्म्स का अपना एक रिलेशन है विद द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, विद द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो सारे टर्म्स को आप ईएमएफ ऑफ द सेल के टर्म्स के मदद से निकाल सकते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आस्क्ड इन फ्रिक्वेंटली ईयर्स। तो बच्चों इसको अच्छे से एक बार देखें, सारे फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो आज के वक्त इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।